नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस ISO 9001 रेशियो 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया पर हम अब क्लॉज 7 के अगली रिक्वायरमेंट पर आते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। उसके लोग आज की वीडियो में हम समझेंगे। क्लॉज 7.2 कॉम्पिटेंस, जो ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर व्यक्ति केवल मौजूद ही नहीं बल्कि अपने काम को सही तरीके से करने में सक्षम भी हो। क्लॉज 7.2 सीधा ये सवाल पूछता है, क्या आपका वर्कफोर्स ट्रेंड, क्वालिफाइड और सक्षम है ताकि वह प्रोसेसेस को चलाते हुए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस स्तर पर डिलीवर कर सके जो कस्टमर, रेगुलेटर और बिजनेस की उम्मीदों को पूरा करे। आईएसओ यह मानता है कि मशीन्स, टूल्स और डॉक्यूमेंट्स तभी उपयोगी हैं जब उन्हें चलाने वाले लोग कॉम्पिटेंट हों। यानी इस क्लॉज का फोकस है किसे कौन सा काम करना है, उसे करने के लिए किन स्किल्स और नॉलेज की जरूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे एंश्योर करेगा कि कॉम्पिटेंस टाइम के साथ मजबूत होती जाए। अब हम समझेंगे क्लॉज 7.2 की हर रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 7.2 कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट्स। अब चलते हैं क्लॉज 7.2 पर, जिसका पूरा फोकस है कॉम्पिटेंस, यानी काम करने वाले लोगों की योग्यता और क्षमता। सबसे पहले समझते हैं इस रिक्वायरमेंट का पर्पस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर व्यक्ति जो किसी प्रक्रिया, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रभावित करता है वह उस काम के लिए कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंस 4 मुख्य आधारों पर समझी जाती है: एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस। जब लोग सक्षम होते हैं तो काम कंसिस्टेंट होता है, एरर्स कम होते हैं और कस्टमर को वही मिलता है जिसकी उम्मीद है। अब देखते हैं कॉम्पिटेंस कहाँ क्रिटिकल होती है। आईएसओ कहता है कि कॉम्पिटेंस सिर्फ प्रोडक्शन फ्लो तक सीमित नहीं है बल्कि हर रोल पर लागू होती है जहां आउटपुट क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, जैसे प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, परचेसिंग, वेंडर इवैल्यूएशन और स्टोर्स, इंटरनल ऑडिट्स और QMS प्लानिंग। क्वालिटी सिर्फ मशीन्स, सॉप और डॉक्यूमेंट्स से नहीं आती, उन्हें चलाने वाले लोग सबसे बड़ा फैक्टर है। और यही रीजन है कि आईएसओ कॉम्पिटेंस को QMS की फाउंडेशन मानता है। लोगों को अपना काम सही तरीके से करना आना चाहिए, प्रक्रियाओं और तरीकों को समझना चाहिए और अपने रोल में सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंस कमजोर है तो डिफेक्ट्स बढ़ते हैं, रिवर्क और डिलेज होते हैं और अंत में कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन की तरफ मामला जाता है। क्लॉज 7.2 का संदेश बहुत सीधा है: Correct people with correct capability equals correct results. Importance of competence in the QMS. अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस क्यों इतनी जरूरी है और इसका पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली आवश्यकता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर कर्मचारी अपने काम को सही तरीके से जानते हैं तो वे प्रोसेसेस को पहली बार में ठीक से पूरा करते हैं। इससे कम होता है रीवर्क, एरर्स, डिफेक्ट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स। यानी स्किल्ड लोग, स्टेबल प्रोसेस, रिलायबल आउटपुट। कॉम्पिटेंस का दूसरा बड़ा पहलू है सेफ्टी और कंप्लायंस। कई इंडस्ट्रीज में गलत तरीके से काम करना सिर्फ खराब आउटपुट नहीं देता बल्कि सेफ्टी हैजर्ड्स पैदा कर सकता है, रेगुलेटरी रूल्स तोड़ सकता है, मशीन्स और टूल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सक्षम वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशनल और लीगल दोनों रिस्क से बचाती है। अगला बेनिफिट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ। जब लोग ट्रेंड, नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं तो वे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स समझते हैं, इश्यूज जल्दी रिजॉल्व करते हैं, रिलायबल सर्विस और प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। कुशल टीम इक्वल्स खुश ग्राहक इक्वल्स रिपीट बिजनेस और रेप्यूटेशन। और अंत में कॉम्पिटेंस सीधे ग्रोथ और इंप्रूवमेंट को अनेबल करती है। स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीखती है, सुधार के प्रोजेक्ट्स चला सकती है, सहकर्मियों को प्रशिक्षित कर सकती है, इनोवेशन और चेंज को सपोर्ट करती है। यानी जितने सक्षम लोग उतना मजबूत भविष्य। डिटर्मिनिंग कॉम्पिटेंस नीड्स। अब समझते हैं कि कॉम्पिटेंस की आवश्यकता तय कैसे होती है, यानी यह पता कैसे लगाया जाए कि किस भूमिका को कौन सी नॉलेज और स्किल्स चाहिए। सबसे पहला कदम है हर रोल के लिए जरूरी कौशल पहचानना। ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना होता है कि एक कर्मचारी को अपना काम प्रभावी रूप से करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा नॉलेज, कौन सी स्किल्स,
एजुकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन, लाइसेंस या सर्टिफिकेशन जहां आवश्यक हो। यही बेसलाइन आगे की कॉम्पिटेंस प्लानिंग का आधार बनती है। इसके बाद कॉम्पिटेंस नीड्स खुद QMS और प्रोसेसेस से भी निकलती हैं। इनका स्रोत होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशंस, प्रोसेस रिस्क्स जिनकी पहचान पहले हो चुकी है, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉम्प्लेक्सिटी, जहां जोखिम ज्यादा वहां कॉम्पिटेंस भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब आता है कॉम्पिटेंस निर्धारित करने का प्रैक्टिकल तरीका। ऑर्गेनाइजेशंस ये मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस की रिव्यू, स्किल गैप असेसमेंट्स, ऑन द जॉब ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइजर्स और एक्सपर्ट्स से इनपुट्स, NCRS, रीवर्क, स्क्रैप और ऑडिट फाइंडिंग्स की एनालिसिस। यानी कॉम्पिटेंस सिर्फ अनुमान से तय नहीं होती, वह एविडेंस और वास्तविक काम की जरूरतों पर आधारित होती है। और अंत में बनता है कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया, स्पष्ट मानक। जब रोल और रिक्वायरमेंट डिफाइन हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस आसानी से सही लोगों का चयन कर पाते हैं, फोकस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लान बना पाते हैं, यह मेजर कर पाते हैं कि व्यक्ति वास्तव में कॉम्पिटेंट है या नहीं। कुल मिलाकर जानना कि कौन सी स्किल चाहिए कॉम्पिटेंस हासिल करने की पहली शर्त है। क्राइटेरिया फॉर जॉब रोल्स और टास्क्स। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया को समझने की ओर, यानी ये तय करना कि किस भूमिका में काम करने वाला व्यक्ति वास्तव में कॉम्पिटेंट माना जाएगा या नहीं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को यह डिफाइन करना पड़ता है कि कॉम्पिटेंस दिखती कैसी है। हर भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। आवश्यक नॉलेज क्या है, कौन सी स्किल्स जरूरी हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन या अनुभव कितना होना चाहिए, निर्णय लेने की सीमा और ऑटोनॉमी कितनी है। जब ये बातें साफ होती हैं तो हायरिंग से लेकर डेली असाइनमेंट तक काम कंसिस्टेंट और एरर फ्री चलता है। इसके बाद कॉम्पिटेंस एक्सपेक्टेशंस भूमिका विशेष के अनुसार अलग अलग होती हैं। जैसे ऑपरेटर ड्राइंग्स पढ़ सके, सॉप फॉलो करे, गेजेस सही इस्तेमाल करे, इंस्पेक्टर मेजरमेंट मेथड्स, डिफेक्ट टाइप्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझे, इंटरनल ऑडिटर ऑडिटिंग टेक्निक्स और ISO रिक्वायरमेंट्स में ट्रेंड हो, सुपरवाइजर प्लानिंग, मॉनिटरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सक्षम हो। ये क्राइटेरिया वास्तविक आवश्यकताओं को रिफ्लेक्ट करता है, अनुमान या जेनेरिक स्टेटमेंट्स पर आधारित नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंस का स्तर काम की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सीधा जुड़ा होता है। सिंपल या रिपेटिटिव टास्क्स में बेसिक ट्रेनिंग पर्याप्त हो सकती है, वहीं हाई रिस्क या क्रिटिकल रोल्स के लिए आवश्यक हो सकता है फॉर्मल ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन या टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस, सुपरवाइज्ड हैंड्स ऑन एक्सपोजर। यानी जिम्मेदारी जितनी बड़ी कॉम्पिटेंस उतनी मजबूत होनी चाहिए। और अंत में कॉम्पिटेंस क्राइटेरिया का एक बहुत आवश्यक उपयोग है उसका कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। डिफाइंड क्राइटेरिया मदद करते हैं रिक्रूटमेंट और जॉब असाइनमेंट में, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस रिव्यूज में, प्रमोशंस और रोल ट्रांजिशंस में। जब क्राइटेरिया स्पष्ट और लागू होते हैं तो वर्कफोर्स में फेयरनेस बढ़ती है और क्वालिटी स्ट्रेंथ भी मजबूत होती है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बिल्ड कॉम्पिटेंस। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी प्रशिक्षण। क्योंकि रोल्स और क्राइटेरिया डिफाइन करने से काम पूरा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशंस को यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वे उस काम को निभाने की क्षमता रखते हों। सबसे पहले आता है ट्रेनिंग का जॉब स्पेसिफिक होना। ट्रेनिंग हमेशा रोल की जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। यह उन क्षेत्रों को कवर करे जहां कॉम्पिटेंस गैप मौजूद है, जैसे टेक्निकल स्किल्स, प्रोसेस और सॉप अंडरस्टैंडिंग, सेफ्टी, कंप्लायंस और रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। हर कर्मचारी के लिए एक जैसा ट्रेनिंग पैकेज आमतौर पर प्रभावी नहीं होता। ट्रेनिंग वही मीनिंगफुल होती है जो जरूरत के अनुरूप हो। इसके बाद समझते हैं कॉम्पिटेंस बिल्डिंग अप्रोचेस के प्रैक्टिकल तरीके। ISO किसी एक मेथड की शर्त नहीं रखता। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकती हैं, जैसे क्लासरूम या ऑनलाइन लर्निंग, ऑन द जॉब कोचिंग बाय सीनियर स्टाफ, जॉब रोटेशन या शैडोइंग, मेंटरिंग प्रोग्राम्स, एक्सटर्नल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन कोर्सेस, रेगुलर टूल बॉक्स टॉक्स और रिफ्रेशर सेशंस। जब कई अप्रोचेस मिलकर उपयोग होते हैं तो सीखने की प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाती है। अब एक बहुत क्रिटिकल एक्सपेक्टेशन, ट्रेनिंग का रियल वर्क के साथ जुड़ना। किसी भी ट्रेनिंग का मकसद सर्टिफिकेट नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉइज को ये सक्षम बनाना होता है कि वे इक्विपमेंट सुरक्षित और सही ढंग से ऑपरेट कर सकें, इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिकेशंस समझकर फॉलो कर सकें,
नॉन कन्फॉर्मिंग सिचुएशंस को पहचाने और हैंडल करें, मेजरमेंट टूल्स और गेजेस का सही इस्तेमाल कर सकें, यानी ट्रेनिंग डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन करे, वरना वह सिर्फ बातचीत रह जाती है। और इस एक्टिविटी का आखिरी आवश्यक हिस्सा है डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोअप। ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल्ड तरीके से रखना होता है। किसे ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग किस विषय पर थी, कब आयोजित हुई, किसने प्रशिक्षण दिया और किस फॉर्मेट में। यह एविडेंस केवल ऑडिट के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट वास्तव में प्रबंधित किया जा रहा है। इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटेंस आफ्टर ट्रेनिंग। अब आते हैं कॉम्पिटेंस प्रोसेस के अगले महत्वपूर्ण चरण पर। ट्रेनिंग के बाद ये जांचना कि सीख वाकई काम की स्तर तक पहुंची या नहीं। सबसे पहले आईएसओ का मूल संदेश स्पष्ट है। अटेंडेंस कॉम्पिटेंस साबित नहीं करती। किसी सेशन में बैठ जाना और वास्तव में स्किल हासिल कर लेना दो अलग अलग बातें हैं। यही वजह है कि ट्रेनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग वेरीफाई करनी होती है। इसके लिए व्यावहारिक तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, रिटन या प्रैक्टिकल टेस्ट, सुपरवाइजर द्वारा वर्कप्लेस ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट टर्म कंट्रोल्ड जॉब असाइनमेंट। यानी उद्देश्य ये जांचना है कि व्यक्ति वास्तव में काम कर सकता है या नहीं। इसके बाद कॉम्पिटेंस का वास्तविक परीक्षण होता है। एक्चुअल वर्कप्लेस परफॉर्मेंस में सही कॉम्पिटेंस तभी साबित होती है जब कर्मचारी टास्क सही तरीके से एग्जीक्यूट करे, सेफ्टी और सॉप रूल्स फॉलो करे, एरर्स और रिवर्क न पैदा करे, टूल्स और इंस्ट्रक्शंस का सही उपयोग करे। अक्सर सुपरवाइजर का फॉर्मल साइन ऑफ इसका अंतिम प्रमाण होता है। इवैल्यूएशन सिर्फ वैलिडेशन नहीं है, यह इंप्रूवमेंट का अवसर भी है। असेसमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को यह पता चलता है कि कौन रोल के लिए पूरी तरह सक्षम है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत रखता है, कोचिंग या मेंटरिंग से बेहतर कर सकता है, और कहाँ कैपेबिलिटी बिल्डिंग की गुंजाइश है। इंटेंट गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि क्षमता को सही स्तर तक पहुंचाना है। और अंत में कॉम्पिटेंस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेड रूप में उपलब्ध होना चाहिए। रिकॉर्ड्स में स्पष्ट होना चाहिए किस कर्मचारी का मूल्यांकन हुआ, कॉम्पिटेंस कैसे वेरीफाई की गई, इवैल्यूएशन का परिणाम क्या रहा, आगे की एक्शन या आगे की ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। यही डॉक्यूमेंटेशन वह एविडेंस है जो ऑडिट और सिस्टम एश्योरेंस दोनों के लिए आवश्यक है। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स और एविडेंस। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस के आखिरी महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी रिकॉर्ड्स और एविडेंस को व्यवस्थित तरीके से संभालना। सबसे पहले आवश्यकता है सही चीजों को रिकॉर्ड करने की। आईएसओ स्पष्ट रूप से कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंस के प्रमाण डॉक्यूमेंटेड रूप में सुरक्षित रखने होंगे। इनमें सामान्यतः शामिल होते हैं ट्रेनिंग अटेंडेंस, स्किल असेसमेंट के परिणाम, सर्टिफिकेशंस या क्वालिफिकेशन प्रूफ्स, सुपरवाइजर या मैनेजर द्वारा अप्रूवल साइन ऑफ। यानी केवल यह नहीं कि ट्रेनिंग हुई, बल्कि एम्प्लॉय ने क्षमता हासिल की, इसका प्रमाण। इसके बाद आता है ट्रेसेबिलिटी का सिद्धांत। कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स ये दिखाने चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करने के योग्य है, वह कब कॉम्पिटेंट घोषित हुआ और किसने उसकी कॉम्पिटेंस अप्रूव की। ये ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करता है कि क्रिटिकल टास्क केवल ट्रेंड और क्वालिफाइड लोग ही करें, अनुमान पर नहीं, रिकॉर्ड पर निर्भरता। कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स केवल जमा करके भूल जाने के लिए नहीं होते, उन्हें करंट बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए जब रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए, कोई भूमिका बदले, नया स्किल या सर्टिफिकेशन प्राप्त हो, लाइसेंस एक्सपायर होकर रीन्यू हो। आउटडेटेड रिकॉर्ड्स ऑडिट्स में तुरंत पहचाने जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर असर डालते हैं। और अंत में रिकॉर्ड्स की एक्सेसिबिलिटी आवश्यक है। टीम्स और ऑडिटर्स दोनों को ये तुरंत पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि विशेष प्रक्रिया के लिए कौन अधिकृत है, प्रमाण कहाँ उपलब्ध हैं, स्किल क्वालिफिकेशन कैसे वेरीफाई की जा सकती है। संगठित और एक्सेसिबल रिकॉर्ड स्मूथ ऑडिट, तेज निर्णय और सुरक्षित मैनपावर डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं। एड्रेसिंग कॉम्पिटेंस गैप्स एंड रिस्क्स। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस की उन जगहों की जहां अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस फिसल जाती हैं, यानी स्किल गैप्स और कॉम्पिटेंस से जुड़े रिस्क्स। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गैप्स पैदा कैसे होते हैं। कॉम्पिटेंस गैप्स आमतौर पर तब सामने आते हैं जब नई मशीन्स या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं, नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस लॉन्च होते हैं, एम्प्लॉइज रिजाइन या एब्सेंट हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट की समझ अधूरी रह जाती है। इन गैप्स को समय रहते पहचानना जरूरी है, वरना डिफेक्ट्स, रीवर्क और कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ना तय है। अब तरीका आता है
गैप्स को बंद करने के टारगेटेड एक्शंस का। आईएसओ का एक्सपेक्टेशन सिंपल है। गैप दिखाई दिया, उसे मिटाने की योजना बनाओ। ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीकों से यह कर सकती हैं। एडिशनल या रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कोचिंग या मेंटरिंग सपोर्ट, जिम्मेदारियों का री-एलोकेशन, आवश्यकता पड़ने पर स्किल्ड मैनपावर की हायरिंग। हर गैप का नेचर अलग होता है, इसलिए हर सॉल्यूशन ट्रेनिंग नहीं होता। कभी जिम्मेदारी बदलना ज्यादा इफेक्टिव होता है। कॉम्पिटेंस से जुड़े रिस्क्स का एक और बड़ा पहलू है रिसोर्स लॉस। हमने कई जगह देखा है कि एक व्यक्ति के पास क्रिटिकल स्किल होती है, बाकी टीम बस उस पर निर्भर रह जाती है और उसके जाने पर सिस्टम रुक जाता है। आईएसओ 9001 इसे बड़ा रिस्क मानता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को बैकअप बनाना, क्रॉस ट्रेनिंग अपनाना, नॉलेज रिटेंशन सुनिश्चित करना जैसी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी होती हैं। और अंत में, कॉम्पिटेंस गैप्स को केवल पहचानना काफी नहीं, उन्हें क्लोज करना और ट्रैक करना उतना ही जरूरी है। हर एक्शन प्लान्ड होना चाहिए, वास्तव में इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसकी इफेक्टिवनेस रिव्यू होनी चाहिए। जब गैप वाकई बंद होते हैं तो क्यूएमएस मजबूत, स्टेबल और फ्यूचर रेडी होता है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस। अब देखते हैं क्लॉज 7.2 में सबसे ज्यादा पकड़ में आने वाली कमजोरियां, यानी कॉम्पिटेंस से जुड़े कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज। सबसे पहली और सबसे आम गलती, ट्रेनिंग पूरी मान लिया कि व्यक्ति कॉम्पिटेंट है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दे दी, अटेंडेंस लगा दी और अस्यूम कर लिया कि कॉम्पिटेंसी आ गई। लेकिन अगर कोई इवैल्यूएशन नहीं हुआ, सुपरवाइजर ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, टेस्ट या डेमो परफॉर्मेंस नहीं लिया गया, तो आईएसओ की नज़र में कॉम्पिटेंस प्रूव नहीं माना जाता। रिकॉर्ड होना चाहिए कि व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ सुना नहीं। दूसरी बड़ी फाइंडिंग है कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स गायब या आउटडेटेड होना। कई ऑडिट्स में देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं, स्किल मैट्रिसेस आउटडेटेड होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन किस काम के लिए क्वालिफाइड है। डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में समय लग जाता है। ऑडिटर की सीधी टिप्पणी, ऑर्गेनाइजेशन अनेबल टू शो हु इज क्वालिफाइड फॉर विच टास्क्स। फिर आता है सबसे क्रिटिकल इशू, क्वालिफाइड हुए बिना काम करना। सिचुएशंस जहां ऐसा होता है, ऑपरेटर्स रोल्स चेंज कर लेते हैं बिना ट्रेनिंग के। हेल्पर अचानक इंस्पेक्शन करने लगता है, न्यू जॉइनर को तुरंत क्रिटिकल एक्टिविटी दे दी जाती है। बैकअप स्टाफ बिना क्वालिफिकेशन गैप्स भरे काम संभाल लेते हैं। इनसे क्या होता है? रॉन्ग प्रोडक्शन, मिस्ड डिफेक्ट्स, सेफ्टी रिस्क, कस्टमर कंप्लेंट्स। आईएसओ की नज़र में यह मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस है। और अंत में एक गंभीर कारण जो गैप्स को खतरनाक बनाता है, गैप दिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेना। इंटरनल ऑडिट बताती है कि स्किल गैप है, सुपरवाइजर नोट करता है कि व्यक्ति अनशो है, लेकिन कोई ट्रेनिंग असाइन नहीं होती, कोई फॉलोअप दर्ज नहीं होता, कोई क्लोजर रिकॉर्ड नहीं होता। आईएसओ का एक्सपेक्टेशन है कॉम्पिटेंस मैनेज की जाए, न कि वीकनेस इग्नोर कर दी जाए। ये 4 बिंदु हर ऑडिट में हाईलाइट होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंस क्यूएमएस का बैकबोन है। सही व्यक्ति, सही स्किल और सही प्रमाण, वही कंसिस्टेंट क्वालिटी को सिक्योर करते हैं। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखते हैं क्लॉज 7.2 के कुछ इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जहां कॉम्पिटेंस ने डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला क्वालिटी, डिलीवरी और कस्टमर ट्रस्ट पर। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, स्किल बेस्ड वर्क। एक वेल्डिंग शॉप में जॉइंट्स बार बार फेल हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन से मिला रूट कॉज। कई वेल्डर्स फॉर्मल सर्टिफिकेशन या टेस्टिंग के बिना काम कर रहे थे। एक्शन किया गया, सर्टिफाइड ऑपरेटर्स प्रशिक्षण के बाद ही लाइन पर लगाए गए। पीरियोडिक रिक्वालिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। रिजल्ट आया, वेल्थ क्वालिटी स्टैंडर्ड पर रिवर्क और स्क्रैप में बड़ी कमी। कस्टमर ट्रस्ट वापस बना। सर्विस एग्जाम्पल, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। एक सर्विस कंपनी में कस्टमर कंप्लेंट्स समय पर क्लोज नहीं हो रहे थे। गैप मिला, टीम को प्रॉपर कम्युनिकेशन, एस्केलेशन प्रोसेस और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का स्ट्रक्चर पता नहीं था। एक्शन, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, एस्केलेशन फ्लोचार्ट और स्क्रिप्ट्स, प्रैक्टिस बेस्ड फीडबैक लूप। रिजल्ट, रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव हुआ, कंप्लेंट्स तेजी से रिजॉल्व होने लगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ा। कॉम्पिटेंस रिटेंशन एग्जाम्पल, एक प्लांट पूरी तरह एक सीनियर इंजीनियर पर डिपेंडेंट था। अगर वह एब्सेंट होता, ऑपरेशंस रुक जाते। करेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई गई, शैडो ट्रेनिंग, क्रॉस स्किलिंग अक्रॉस द टीम, सॉफ्ट और क्रिटिकल नो हाउ डॉक्यूमेंटेड। आउटकम मिला, कोई सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी नहीं, स्टेबिलिटी इवन ड्यूरिंग एब्सेंस।
नॉलेज लॉस रिस्क कंट्रोल, बेस्ट प्रैक्टिस टेकअवेज, कॉम्पिटेंस नीड प्रॉपर्ली डिफाइन करो। ट्रेनिंग वही दो जो एक्चुअल काम से जुड़ी है। कॉम्पिटेंस वेरीफाई करो, अस्यूम मत करो। रिकॉर्ड सही रखो और अपडेट करते रहो। सिस्टम बनाओ जहां क्वालिटी इंडिविजुअल्स पर नहीं, पूरी टीम की कैपेबिलिटी पर टिके।